नमस्ते सभी साथियों को। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं उपन्यास धारा को लेकर। हिंदी साहित्य की उपन्यास धारा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपने देखा हो हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था कि उपन्यास पहला किसे माना जाए, इस पर विद्वानों के क्या मत हैं और कौन सा उपन्यास पहला होना चाहिए, तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। हमने प्रारंभ किया था कि हिंदी में उपन्यास का प्रारंभ अनुदित उपन्यासों से हुआ था। डॉक्टर वंशीधर जिन्होंने बर्नार्ड शाह के उपन्यासों का अनुवाद किया, जॉनसन के उपन्यासों का अनुवाद किया, तो वहाँ से एक उपन्यास धारा शुरू हो गई थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। डॉक्टर विजय शंकर ने पहला किसे माना, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना और अन्य विद्वानों में गौरीदत्त ने किसे माना, या ये गोपाल राय का पहला उपन्यास, गोपाल राय का अकॉर्डिंग पहला उपन्यास कौन सा होना चाहिए, ये सब बातें हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखी थी। तो आज अपने प्रवेश कर रहे हैं अपने विषय में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, जिनमें हमने रचनाकारों का परिचय देख लिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने कहा था कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं और प्रेमचंद से पहले जो उपन्यासकार हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन कि कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं हम उपन्यास धारा और प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास धारा। प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों के बारे में मैं आपको बताऊं। उस युग में एक तो भारतेंदु काल था और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग था। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आधुनिक काल के प्रारंभिक चरण हैं। एक आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहलाता है और दूसरा आधुनिक काल का विस्तृत प्रांगण कहलाता है। जो विशेषताएं भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी उन विशेषताओं को फलीभूत होने के लिए जो अवसर मिला वो द्विवेदी युग में मिला था। हमारे पास प्रेमचंद का आगमन जो है वो छायावाद के समकालीन हो रहा है 1918 के आसपास। हालांकि प्रेमचंद के जो उपन्यास प्रारंभिक थे जो उर्दू में लिखे थे वो 1903-1905 के आसपास प्रारंभ हो गए थे, लेकिन उनको चर्चित होने में, उनको हिंदी में अनुदित होने में जो समय आया वो 1918 से मानेंगे हम। तो 1918 आपको पता है आधुनिक काल का जो स्वर्णयुग कहलाता है, आधुनिक काल का छायावाद, वहाँ से प्रेमचंद का आगमन है। तो हम प्रेमचंद को बाद में, प्रेमचंद से पहले जो साहित्यकार हुए हैं या उपन्यासकार हुए हैं आज हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करें हम उपन्यास धारा और पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद युग में जो उपन्यास प्रारंभ हुए उन उपन्यासों में सबसे खास बात ये थी कि उनका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन था, समाज सुधार था और जादू, अय्यारी, तिलिस्म आदि चीज़ों को दिखाना था। सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, तो तिलिस्मी अय्यारी परक उपन्यास भी लिखे गए, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, तो जासूसी परक भी उपन्यास लिखे गए। इस युग में सबसे पहला व्यक्ति या सबसे पहले विद्वान बालकृष्ण भट्ट जी आते हैं और बालकृष्ण भट्ट के 3 उपन्यास बहुत ही चर्चित हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 3 उपन्यास रचित किए, 3 उपन्यास लिखे और इनका पहला उपन्यास रहस्य कथा है। रहस्य कथा एक अच्छा उपन्यास है, पहला है, इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। दूसरा इनका जो उपन्यास था नूतन ब्रह्मचारी और तीसरा उपन्यास जो इनका प्रसिद्ध है और इसके अलावा वो है 100 अजान एक सुजान। तीनों में जो बात आएगी तो 100 अजान एक सुजान के बारे में ये कहा जाता है कि 100 अजान एक सुजान इनकी एक प्रबंध रचना है या प्रबंध कल्पना है। इसको इन्होंने स्वयं जब 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास लिखा तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा, शीर्षक के नीचे इन्होंने लिख दिया था एक प्रबंध कल्पना। तो ये प्रबंध की कल्पना है, क्यों है हम देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट और उसके बाद आते हैं लज्जाराम मेहता। याद होगा हमने लज्जाराम मेहता के बारे में पढ़ा था कि लज्जाराम मेहता को डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि ये लज्जाराम शर्मा थे और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये लज्जाराम मेहता थे। मेहता और शर्मा कोई अंतर नहीं, हम मानेंगे ये लज्जाराम जी थे। और लज्जाराम को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये उपन्यासकार के लायक नहीं है, ये उपन्यासकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अखबारों के लिए लिखता है, मैं इसे उपन्यासकार नहीं मानता। क्या कारण रहा होगा वो भी देखेंगे। आगे बढ़ें। हमने लज्जाराम मेहता के बाद में जिक्र किया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, उसके बाद में ठाकुर जगमोहन सिंह का, राधा कृष्ण दास का, देवकीनंदन खत्री जी का और इन सब के अलावा गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी जैसे उपन्यासकारों का हमने उल्लेख किया था हमारे पिछले वीडियो में। आज हम
क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, हमें किसी भी उपन्यास की तिथियां नहीं रटनी, जहां रटनी होगी, जहां याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप वहीं टारगेट करेंगे, ज़्यादा पे नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम उपन्यास धारा। पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यास। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के आने से पहले जो उपन्यास लेखन हुआ हिंदी में उसका हम जिक्र करेंगे। पूर्व प्रेमचंद युग में सबसे पहला नाम आता है बाल कृष्ण भट्ट जी का। बाल कृष्ण भट्ट, आपको याद हो हमने बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में ये भी पढ़ा था कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं, और बाल कृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है पहला वो है रहस्य कथा। इनका पहला उपन्यास माना जाता है रहस्य कथा। रहस्य कथा के बाद में जो दूसरा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है वो है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, और तीसरा इनका उपन्यास माना जाता है सो अजान, सो अजान एक सुजान। सो अजान और एक सुजान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। रहस्य कथा को सबसे इम्पोर्टेंट मानना, ये इनका पहला उपन्यास था, इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी में जो कथा मिलती है वो ये कथा मिलती है कि एक डाकुओं का सरदार था, डाकुओं का सरदार था, और उसका जो हृदय परिवर्तन करवाकर, उस डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन करवा दिया था एक ब्राह्मण युवक ने। एक ब्राह्मण युवक के द्वारा इस डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया नूतन ब्रह्मचारी। सो अजान एक सुजान के बारे में आप ये समझ लीजिए कि सो अजान एक सुजान जो रचना है, जो उपन्यास है इनका, इसमें एक कथा मिलती है, एक वणिक की, एक व्यापारी की कथा मिलती है जो अपनी संगति से बिगड़ गया था। तो इसमें संगत का महत्व बताया गया है, सो अजान और एक सुजान, किसका महत्व बताया इसमें? संगत का। वणिक की कथा है, बुरी संगति से अच्छी संगति में लौट के आता है, ये जिक्र है। और इसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि यह तो इनकी एक प्रबंध कल्पना है। क्या है इनकी? प्रबंध कल्पना। तो प्रबंध कल्पना के नाम से किस उपन्यास को जाना जाता है, किस उपन्यास को पहचान मिली? तो सो अजान एक सुजान। एक बात आपने और याद रखनी है कि सो अजान एक सुजान, फैक्ट हमें ध्यान में रखने होंगे। सो अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्रपरक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम चरित्रपरक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम चरित्रपरक उपन्यास कौन सा माना जाएगा? सो अजान एक सुजान। किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। तो पूर्व प्रेमचंद युग में हमने पढ़ लिया बालकृष्ण भट्ट जी को। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बाद जो दूसरा नाम आता है उपन्यास साहित्य में, वह आएगा लज्जाराम मेहता का। हमने पहले भी इनका जिक्र किया था। जो इनके बारे में जो बातें मिलती है कि इनको लज्जाराम शर्मा नाम दिया था डॉक्टर नगेंद्र जी ने, और इनको मेहता कहकर संबोधित किया है, मेहता कहकर संबोधित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लज्जाराम मेहता का जो उपन्यास पहला माना जा सकता है, या इनका जो प्रथम उपन्यास है, इनका प्रथम उपन्यास यानी इनकी पहली औपन्यासिक रचना वो है धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल लगभग 1889 में लिखा गया था, और 1889 हमारे हिंदी के
मूर्धन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद का अभी जन्म वर्ष बनता है, रामनरेश त्रिपाठी भी इसके आसपास थे। तो प्रथम उपन्यास इनका धूर्त रसिकलाल। इसके अलावा इन्होंने लिखा है बिगड़े का सुधार और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये इनके उपन्यास और प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्हें इनकी रचनाओं में नाम आता है आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, आदर्श दंपति और आदर्श गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ, ये इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। लज्जाराम मेहता, पहला उपन्यास धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार, उसके बाद स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति और आदर्श गृहस्थ, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। बिगड़े का सुधार इस उपन्यास का एक अन्य नाम है, इसे कहा जाता है सती सुख देवी। इस उपन्यास का दूसरा नाम है सती सुख देवी। किसका? बिगड़े का सुधार। लज्जाराम मेहता को रामचंद्र शुक्ल ने अखबार नवीस कहा है कि ये अखबार नवीस हैं। इसका मतलब शुक्ल कहते हैं कि ये उपन्यासकार नहीं है, उपन्यासकार नहीं है। कौन उपन्यासकार नहीं है? लज्जाराम मेहता जी। किसका मत था? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने माना क्या इनको? अखबार नवीस। तो ये हमने पढ़ा पूर्व प्रेमचंद युग के दूसरे महान साहित्यकार जिनका नाम है लज्जाराम मेहता। आगे बढ़ते हैं। लज्जाराम मेहता के बाद में सबसे महत्वपूर्ण नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरियोध कहा जाता है, हरियोध कहा जाता है, जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। कवि सम्राट भी कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी को, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा था प्रिय प्रवास, और ये प्रिय प्रवास इन्होंने 1914 में लिखा और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और है भी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में पिछला प्रश्न ये था कि प्रिय प्रवास में कुल सर्ग कितने हैं, कितने सर्गों की संख्या है, तो देख लेना। प्रिय प्रवास में कुल सर्गों की संख्या 17। आगे बढ़े। अयोध्या सिंह उपाध्याय के दो उपन्यास बड़े चर्चित रहे हैं, बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। एक तो लिखा था इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। इसके अलावा इनका दूसरा उपन्यास अध खिला फूल, दोनों ही चर्चित रहे हैं और दोनों ही पिछली भर्ती परीक्षा व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न है दोनों ही, कि अध खिला फूल किसकी रचना है और ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये रचना इन्होंने 1899 में लिखी थी, 99 में लिखी थी। और आपको बताऊं ठेठ हिंदी का ठाठ जो इसका विषय बताया जाता है वो इसका विषय ये है कि ये अनमेल विवाह पर लिखा गया है, अनमेल विवाह की समस्याओं पर लिखा गया है। और तीसरी खास बात कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों की पुस्तक कहा। किसकी पुस्तक? मुहावरों की पुस्तक कहा। तो किस उपन्यास को मुहावरों की पुस्तक नाम दिया गया? ठेठ हिंदी का ठाठ। किसने नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए रामचंद्र शुक्ल, जिनकी बातें आज भी प्रमाणित मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि
ठेठ हिंदी का ठाठ मुहावरों की पुस्तक है। और शुक्ल जी ने ये तक कह दिया, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए हैं, इन्होंने कहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय भी उपन्यासकार नहीं है, उपन्यासकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक कवि हैं। ये मत था इनका शुक्ल का। सीधी सी बात है कि शुक्ल ने दो लोगों को उपन्यासकार नहीं माना, और वो दो लोग थे कौन कौन? एक तो थे जिनका नाम हमने पढ़ा, लज्जाराम जी, और दूसरा जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियों जी। इन दोनों को वो उपन्यासकार स्वीकार नहीं करते। इनकी एक रचना हमने अभी पढ़ी, ठेठ हिंदी का ठाठ, और दूसरा इनका उपन्यास है अधखिला फूल, जो लिखा गया था 1907 में। अधखिला फूल जो है ये सामंती शोषण पर लिखा गया है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सामंती शोषण पे लिखा गया है, कृषक जीवन को आधार बना के लिखा गया है अधखिला फूल। इन्होंने एक अनुदित उपन्यास भी लिखा है, वेनिस का बांका, वेनिस का बांका। ये इनका एक अनुदित उपन्यास है, मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसको अनुदित किया गया है। तो मुख्य उपन्यास इनके जो मौलिक उपन्यास हैं वो हैं इनके ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये इनके मौलिक उपन्यास माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी के बाद जो नाम आएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह आधुनिक काल के प्रारंभिक चरण में रचनाएं लिखते थे। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमारों में इनका नाम आता है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। इनकी रचना है, इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न। ये उपन्यास इन्होंने 1888 में लिखा था, और यह अपने आप में एक काव्यात्मक उपन्यास है, काव्यात्मक उपन्यास है। कुल मिला के आप ये समझ लेना कि इस उपन्यास में गीत ज़्यादा मिलते हैं, गीत ज़्यादा मिलते हैं श्यामा स्वप्न में। श्यामा स्वप्न में एक ब्राह्मण युवती है, ब्राह्मण युवती है जिसका नाम है श्यामा, और एक इसमें क्षत्रिय राजकुमार है जिसका नाम है श्याम सुंदर। तो श्यामा और श्याम सुंदर, इसी पे लिखा गया श्यामा का स्वप्न। तो श्यामा स्वप्न जो लिखा गया ये एक प्रेम कहानी है, ब्राह्मण युवती को और क्षत्रिय युवक की श्यामा और श्याम सुंदर की कहानी मिलती है। जैसे इसमें दो नायक और नायिकाओं का जिक्र मिलता है, एक ऐसा जिक्र एक नाटक में भी मिलता है। एक ऐसा नाटक जिसके जो नायक और नायिकाएं हैं उसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का रोमियो जूलियट कहा। वह नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक है जिसके नायक और नायिका को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का रोमियो जूलियट कहा? आपको ज्ञात हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। आपको थोड़ा आराम हो अभ्यास के लिए मैं आपको बताऊं कि वह एक ऐसा नाटक है जिसे हम हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहते हैं। नाटक भी हम पढ़ेंगे और उस समय हम फिर जिक्र करेंगे। हिंदी का पहला दुखांत नाटक, जी हाँ, हिंदी का पहला दुखांत नाटक, और उसके जो नायक और नायिकाएं हैं उनको रोमियो जूलियट की उपाधि दी है हमारे आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो बताइएगा वो नाटक का नाम क्या है। आगे बढ़े। ये थे ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास हमने पढ़ा, श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद नाम आता है बाबू देवकीनंदन खत्री का। बाबू देवकीनंदन खत्री बहुत महत्वपूर्ण नाम है देवकीनंदन खत्री जी का। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लिखा इनके बारे में। इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत बार पूछा जा सकता है, जाता भी है। रामचंद्र शुक्ल ने बाबू देवकीनंदन खत्री के लिए क्या लिखा था?
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि ये हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं। ये हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों की धूम सर्वसाधारण में मची। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों की धूम सर्वसाधारण में मची। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अभी तक जितने भी मौलिक पढ़े हैं उनमें से पहला मौलिक ऐसा आदमी मिला है जिसके उपन्यासों ने धूम मचाई थी सर्वसाधारण में। मतलब सर्वसाधारण का मतलब जन सामान्य जो थे वो इनके उपन्यासों को पढ़ना चाहते थे। आपको याद हो देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे, इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी का ज्ञान अर्जित किया था, हिंदी पढ़ी थी। मतलब जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी ना, उन्होंने भी हिंदी सीखी। और क्यों सीखी? कौन सा ऐसा इनका उपन्यास था जिसके कारण लोगों ने हिंदी सीखी? यानी देवकीनंदन खत्री का वैसा उपन्यास जिसके कारण लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी थी जिनको हिंदी नहीं आती थी। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था चंद्रकांता, और इस पर एक टीवी धारावाहिक भी प्रस्तुत हुआ है, बहुत शानदार। इनके उपन्यास भूतनाथ पे मूवी बन चुकी है, फिल्में बनी हुई है। चंद्रकांता जो उपन्यास इन्होंने लिखा, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी थी, और ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है चंद्रकांता। किनका? बाबू देवकीनंदन खत्री जी का। और ये मौलिक उपन्यासकार हैं जिसकी धूम मची थी, बाबू देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के जो प्रसिद्ध उपन्यास हुए हैं देवकीनंदन खत्री जी के, उनमें हम जिक्र करते हैं कि देवकीनंदन खत्री ने देवकीनंदन जी के जो उपन्यास लिखे या प्रकाशित हुए, उनमें हमने कहा कि पहला उपन्यास जो था वो था चंद्रकांता। इसी क्रम में इन्होंने लिखा था चंद्रकांता संतति, वीरेंद्रवीर, नरेंद्र मोहिनी, कटोरा भर खून, गुप्त गोदना, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। काजर की कोठरी, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। काजर की कोठरी देवकीनंदन खत्री जी के। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति और एक उपन्यास भूतनाथ, ये दो उपन्यास ऐसे हुए हैं, एक तो हुआ भूतनाथ, एक हुआ चंद्रकांता संतति। ये दोनों ही उपन्यास इनके अपूर्ण रहे हैं, अधूरे रहे हैं, अपूर्ण हैं। इसे पूरा किया था देवकीनंदन खत्री के पुत्र। देवकीनंदन खत्री के पुत्र कौन? दुर्गा प्रसाद खत्री ने। खड़ी बोली को काव्य आंदोलन बनाने वाले आदमी का नाम भी खत्री था। खड़ी बोली का पद्य नाम से उन्होंने एक रचना लिखी थी। तो खड़ी बोली को काव्य आंदोलन बनाने वाले उस खत्री का नाम क्या था, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। यानी आधुनिक काल में जब खड़ी बोली में काव्य लिखा जाए, इस बात को जिक्र करने वाले या इस बात का उल्लेख करने वाले, इस बात पे जोर देने वाले, या खड़ी बोली को काव्य आंदोलन बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, उस व्यक्ति का नाम भी खत्री था। वो कौन से थे, कृपया कमेंट में बताइए। हाँ जी, हमने पढ़ा चंद्रकांता संतति और भूतनाथ इनका अपूर्ण था, अधूरा था, जिसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। और दुर्गा प्रसाद खत्री ने एक उपन्यास लिखा था अद्भुत भूत।
अद्भुत भूत नामक उपन्यास लिखा था देवकीनंदन खत्री के पुत्र ने। आज हम देवकीनंदन खत्री तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 में उपन्यास धारा में देवकीनंदन खत्री के जस्ट आगे का जो भाग है, गोपाल राम घैमरी, किशोरीलाल गोस्वामी जी, उनका जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।